गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उदय शंकर और आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का ये वीडियो सेशन प्रोटीन पर आधारित है। इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में देखा है, तो आज हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत प्रोटीन से करते हैं। देखिए, प्रोटीन जो शब्द है इसको सबसे पहले जे बर्जीलियस ने दिया था। इसका मतलब है कि प्रोटीन शब्द का जो इन्वेंटर है वो जे बर्जीलियस है। तो जे बर्जीलियस का नाम प्रोटीन से है, या यूं कहें कि प्रोटीन का संबंध जे बर्जीलियस से है। चलिए, तो एक बात हुई। अब हमारा अगला जो प्रश्न है कि ये प्रोटीन बनते किसके हैं। जैसे कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को देखा था, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बनते थे। जो प्रोटीन होते थे वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनते थे। तो जो प्रोटीन है ये किन के बने होते हैं? तो जो प्रोटीन होते हैं ये एमिनो एसिड के बने होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं एमिनो एसिड के बने होते हैं। चलिए, अब थोड़ा एमिनो एसिड के बारे में देख लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि समझिए कि साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वेश्चंस बायो से रिलेटेड होते हैं उनमें प्रोटीन और एमिनो एसिड से रिलेटेड सवाल जरूर और जरूर पूछे जाते हैं। ये मतलब परीक्षा में इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये कार्बोहाइड्रेट और ये वसा से भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण सेक्शन है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। तो अब हम ये देखते हैं कि एमिनो एसिड किन के बने होते हैं। तो एमिनो जो एसिड होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ मामलों में सल्फर के बने होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम कंटेन करते हैं। फैट भी जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंटेन करते हैं। लेकिन इसमें एक जो चौथा चीज जुड़ जाता है वो जुड़ जाता है नाइट्रोजन। देखिए, हमारे शरीर में नाइट्रोजन का एकमात्र जो स्रोत है वो एमिनो एसिड है। मतलब कि हम जो नाइट्रोजन शरीर में प्राप्त करते हैं वो एमिनो एसिड के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और नाइट्रोजन को शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अतः हमें बाहरी भोजन से इसे लेना पड़ता है। तो चलिए, अब हम थोड़ा एमिनो एसिड के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एमिनो एसिड और प्रोटीन। देखिए, हमारे शरीर के अंदर में जो प्रोटीन बनते हैं वो एमिनो एसिड के माध्यम से बनते हैं। मतलब कि एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जो प्रोटीन बनाने के लिए, हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए जो एमिनो एसिड की जो संख्या है, एमिनो एसिड की संख्या वो 20 है। मतलब 20 जो एमिनो एसिड्स हैं हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने एमिनो एसिड की जरूरत है? 20 एमिनो एसिड की जरूरत है, 20। जिसमें जो 10 एमिनो एसिड हैं उनको एसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक एमिनो एसिड कहा गया है। उनको एसेंशियल एमिनो एसिड कहा गया है। इनका नाम एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्यों है? ठीक है ना। देखिए, हमारा शरीर जो है वो कुछ एमिनो एसिड का संश्लेषण नहीं कर सकता है, तो उन्हें बाहरी भोजन से लिया जाना चाहिए। मतलब अगर हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने की आवश्यकता है तो उन्हें हम फिर डाइट से लेते हैं। हमारा शरीर उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। तो एसेंशियल एमिनो एसिड वैसे एमिनो एसिड होते हैं जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं हो सकता है और हम उन्हें बाहरी भोजन से लेते हैं। अब ये जो 10 एमिनो एसिड हैं जो एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं, अब इनका नाम तो है थोड़ा आसान नहीं है। इनका नाम अगर देखा जाए तो इनका नाम आसान नहीं है, लेकिन इनको याद रखने के लिए हमने एक, आप ऐसे समझिए, एक उपाय को बनाया, एक ट्रिक बनाया है। और ये जो ट्रिक है ना, ये कारगर ट्रिक है। ये 10 एसेंशियल एमिनो एसिड को याद रखने में, क्योंकि इनका नाम इस तरह से है कि सरल तरीके से इनको याद नहीं रखा जा सकता है, तो एक उपाय हमने बनाया है। और ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स के जो 10 है इनके नाम याद रखने में काफी मदद करेंगे। चलिए, तो वो ट्रिक क्या है? वो एवी हिल, ठीक है ना, एक व्यक्ति का नाम है एवी हिल, ये कोई व्यक्ति का नाम है। चलिए, हम पूरा लिखते हैं।
चलिए एक ये ट्रिक है जो कि 10 एमिनो एसिड को याद रखने में मदद करेगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एवी हिल नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, हम यहां से एक उठा लेते हैं, जो कि अपने जीवन के आगे के समय में, ठीक है ना, पॉलिटिक्स में प्रवेश किया, पॉलिटिक्स में वो प्रवेश किया एंड गॉट इलेक्टेड एन एमपी, और क्या बना, एक एमपी बना, ठीक है ना, एक एमपी बना। और किसका निर्माण किया, तो एक टोरी टीम का, है ना, इंग्लैंड में एक टीम का नाम है, एक पार्टी का नाम है टोरी, और उसने एक टोरी टीम का निर्माण किया। तो यहां से हम क्या हिंट निकालते हैं, एवी हिल, एमपी और टोरी टीम मींस टीटी, ठीक है ना। ये जो एवी हिल, ठीक है, एमपी, यहां से आप उठा लीजिए, एवी 2, हिल में 4 हुआ 6, ये 2 हो गए 8, और ये टीटी अगर हम शॉर्ट में लेते हैं, ये टी और टी लेते हैं तो ये 10, ये हमारे 10 एमिनो एसिड के नाम शॉर्ट में रखे गए हैं। अब हम इनको डिटेल में थोड़ा सा लिख के दिखलाते हैं। मतलब कि जो 20 एमिनो एसिड में जो 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं और उनके नाम हमने जो उपाय जो निकाला है, याद रखने का एक सिंपल ट्रिक निकाला है, वह एवी हिल, एमपी एंड टीटी। इसको थोड़ा सा विस्तार से देखा जाए। तो थोड़ा सा इसको विस्तार से देखते हैं, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले था एवी हिल, HILL कर लिया, ठीक है, एक एमपी बना लिया और एक टीटी बना लिया। आप कैपिटल लिखे स्मॉल लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें एमिनो एसिड का नाम याद रखना है, कैपिटल और स्मॉल कोई मायने नहीं रखता कि हम कैसे लिखते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। ए फॉर अर्जिनिन, V for valine, H for histidine, I for isoleucine, L for leucine, L for lysine, M for methionine, P for phenylalanine, T for threonine। ठीक है, दिख रहे हैं, एकदम एकदम सारे हमारे इम्यूनो एसिड अभी चल रहे हैं, ये सारे इम्यूनो एसिड हैं, इनको याद रखना बेहद कठिन है। अगर एग्जामिनेशन में अगर ऑप्शंस दे दे कि इनमें से कौन सा एसेंशियल इम्यूनो एसिड नहीं है, तो अगर आप इतना अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो वो एसेंशियल इम्यूनो एसिड खत्म हो जाएंगे, बाकी जो होंगे वो नॉन एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स होंगे, ठीक है ना। इनको याद रखना बहुत आसान है। ए फॉर अर्जिनाइन, V फॉर वेलाइन, ये सब एसेंशियल एमिनो एसिड के नाम हैं। अगर मैं इसको हिंदी में भी लिखूंगा तो मैं इसी तरह से लिखूंगा। एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूं। ए फॉर अर्जिनाइन एमिनो एसिड। देखिए ये जो एमिनो एसिड है अर्जिनाइन, इसमें मैं एक बात करूंगा, ये जो अर्जिनाइन जो एमिनो एसिड है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, और एक हिस्टिडाइन है, ठीक है ना, इनका हमारा बचपन में ना जो बॉडी है ना कम मात्रा में संश्लेषण करता है, सफिशिएंट मात्रा में संश्लेषण नहीं करता है, तो ये बचपन के लिए ना जरूरी है। खासतौर पर अर्जिनाइन जो है ना, ये इसको कहा गया सेमी इंडिस्पेंसेबल, मतलब कि पूरी तरह से आवश्यक नहीं है, फिर भी इसको एसेंशियल एमिनो एसिड की कैटेगरी में रख दिया गया है। कहीं कहीं आपको मिलेगा एमिनो एसिड की संख्या 9, कहीं कहीं मिलेगा 10, ठीक है ना। अगर कहीं 9 मिलता है इसका मतलब है कि उसने अर्जिनाइन को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन अधिकांश मामलों में, अधिकांश स्रोतों में आपको जो एसेंशियल एमिनो एसिड की संख्या मिलेगी वो 10 मिलेगी, ठीक है ना। अर्जिनाइन जो होता है ये बचपन में, ये चाइल्डहुड में इसके यूज होते हैं, बाद में इसका यूज नहीं रह जाता है। तो अर्जिनाइन को कहीं कहीं इंक्लूड किया जाता है और कहीं नहीं किया जाता है, लेकिन आमतौर पर अगर सवाल किया जाए कि टोटल एमिनो एसिड की संख्या कितनी है, तो 20 है, और उसमें एसेंशियल जो एमिनो एसिड है वो 10 है, ठीक है ना। इनका प्रोटीन संश्लेषण में इनकी जबरदस्त भूमिका है। फिर से एक बार बात कहूंगा कि इनको एसेंशियल क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारा शरीर इनका संश्लेषण नहीं कर सकता है और हम इन्हें बाहरी स्रोतों से हमें लेना पड़ता है। यदि हमारे शरीर में अगर एमिनो एसिड ना हो तो क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा,
हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और प्रोटीन की कमी से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है वो उभर कर बाहर आ जाएगी। तो हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ये 10 एसेंशियल एमिनो एसिड का होना बहुत जरूरी है। तो ए फॉर अर्जिनाइन, बी फॉर वेलाइन, H for histidine, I for isoleucine, L for leucine, L for lysine, M for methionine, P for phenylalanine, ठीक है ना, ललानाइन, ललानिन भी कह सकते हैं इसको, ललानिन, फेनिललानिन, ठीक है ना, उच्चारण सरल है, फेनिललानिन। अच्छा, ये T for थ्रियोनाइन और ट्रिप्टोफैन जो हमारा लास्ट होगा। तो ये हमारे 10 जो हैं एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। यदि इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 10 हैं वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होंगे। तो इनको याद रखना बहुत सरल, और बच्चों हम समझते हैं कि ये अभी आपके कमांड में आ गया होगा, बहुत आसान है। AB हिल MP TT, आप इसको ऐसे रख सकते हैं, AB हिल MP TT, ठीक है ना। ये जो 10 है ये आपके एसेंशियल एमिनो एसिड बनाते हैं। तो फिर हम बात को हम आगे की ओर ले चलते हैं। तो अब हम प्रोटीन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बताया कि एमिनो एसिड किनके बने होते हैं। तो एमिनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ मामलों में सल्फर के बने होते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड की टोटल संख्या 20 होती है, जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। उसमें जो 10 जो प्रोटीन है, जो 10 एमिनो एसिड हैं, उनको एसेंशियल एमिनो एसिड की संज्ञा दी गई है। इन एसेंशियल एमिनो एसिड इसलिए कहा गया है कि हमारा शरीर इनका संश्लेषण नहीं कर सकता है और इनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए हमें बाहरी भोजन से ग्रहण करना पड़ता है। चलिए अब हम प्रोटीन की ओर आते हैं। देखिए, प्रोटीन बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के लिए। मतलब समझिए कि हमारे शरीर का लगभग हर भाग प्रोटीन का बना हुआ है। मतलब कि हमारे शरीर का जो सेल है, ये सेल है, ठीक है ना, ये टोटल मास जो सेल का है ना, इसको हम कह सकते हैं टोटल मास ऑफ सेल, ठीक है ना। हमारे सेल का जो टोटल मास है इसका 50% जो होता है ना, ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। हर चीज प्रोटीन आपका, आप हर जगह आपको प्रोटीन दिखाई देगा। देखिए, हमारा ब्लड, एंजाइम, ठीक है ना, सारे एंजाइम, सभी एंजाइम जो है ना, ये प्रोटीन के बने होते हैं। एक बहुत ही फेमस लाइन है कि ऑल एंजाइम्स, ठीक है, आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी के सभी एंजाइम, जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है ना, कि सारे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो हम कहें हमारा ब्लड, हमारा एंजाइम, ठीक है, हमारा क्या कहते हैं उसको, एंटीबॉडी, ठीक है ना, ये सारे प्रोटीन के, हमारे मसल्स, हमारी मांसपेशी, ठीक है ना, हमारे मांसपेशी जो होते हैं, एंटीबॉडी शरीर के होते हैं, एंजाइम होते, ब्लड होते हैं, और जो अदर जो टिश्यूज होते हैं, ये सभी के सभी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो अब हम कुछ प्रोटीन की वैरायटी को देखते हैं कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन हैं और उनका क्या फंक्शन है। ओके, देखिए, प्रोटीन को अगर हम ब्रॉडली, अगर बृहद तौर पर अगर हम बांटे, तो प्रोटीन के दो वेराइटी हैं, प्रोटीन के दो टाइप है। एक कहलाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, एक कहलाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, और एक होता है फाइब्रस प्रोटीन। प्रोटीन को अगर हम बृहद तौर पर बांटे तो दो तरह के प्रोटीन हमें मिलते हैं, एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन और एक होता है फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में बस खास बात यह है कि ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना, ये जो जल में जो होते हैं ना, जल में
घुलनशील होते हैं, जबकि जो फाइब्रस होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं। ये जो जल में होते हैं ना वो अघुलनशील होते हैं। तो फाइब्रस जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि ग्लोबुलर जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। अच्छा, इनका जो शेप होता है ग्लोबुलर नाम दे दिया गया है। तो ये कैसे होंगे? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट ठोस, ठीक है ना, गोलाकार रूप में होंगे, ठोस होंगे प्लस गोलाकार रूप में होंगे, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट राउंड इनका शेप होता है, ठीक है ना, ठोस होंगे और गोलाकार होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं जो जल में घुलनशील हैं। तो इसमें आता है आपका एंजाइम, ठीक है ना, इसमें आते हैं आपके मतलब हेमोग्लोबिन, आप कह लीजिए हेमोग्लोबिन, ठीक है ना, जो केसिन जो दूध में पाया जाता है, केसिन जो दूध में पाया जाता है, ठीक है ना, एल्बुमिन जो कि अंडे में पाया जाता है, ठीक है ना। ये सभी के सभी ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। जबकि फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कौन कौन से फाइब्रस प्रोटीन में आते हैं? तो केराटिन, केराटिन किस में पाया जाता है? तो हेयर में, बाल में, ठीक है ना, नेल में, नाखून में ये मिलते हैं, ठीक है। मतलब हमारा हेयर और जो नेल होता है वो केराटिन का बना होता है। चलिए, दूसरा जो होता है वो कोलाजन होता है प्रोटीन, ये कोलाजन प्रोटीन है, ठीक है ना। और ये किस में पाया जाता है? हड्डी में ये पाया जाता है ना, कार्टिलेज इसी के बने होते, कोलाजन के बने होते कार्टिलेज। इसके अलावा फाइब्रिन जो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, इसके अलावा जो फाइब्रिन प्रोटीन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंस अपना दिखलाता है। मतलब रक्त के स्कंदन में, रक्त के जमने में, खून के जमने में फाइब्रिन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो कहने का मतलब है कि ये फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। ये जो है एंजाइम, हेमोग्लोबिन, केसिन, एल्बुमिन जो है, और भी कुछ प्रोटीन है जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी प्रोटीन है जो कि फाइब्रस प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। हमने केवल मेन प्रोटीन का ही एग्जाम्पल्स लिखा है। तो अगर हम बड़े स्तर पर बात करें तो प्रोटीन के दो टाइप, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और एक फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। ये सारे आपको वाटर में सोलुबल होंगे, ठीक है। एंजाइम, हेमोग्लोबिन, कैसिन, एल्बुमिन ये सभी के सभी जो होंगे ये वाटर सोलुबल होंगे, ठीक है। जबकि ये जो होंगे वाटर इनसोलुबल होंगे, जल में नहीं घुलेंगे। चलिए अब हम प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या है। देखिए अब कई तरह के प्रोटीन है हमारे शरीर में, कई तरह के प्रोटीन है और उनके फंक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है ना। इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। के भीतर कौन प्रोटीन आते हैं? तो हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। देखिए हेमोग्लोबिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन का क्या काम है? हेमोग्लोबिन जो होता है ना हमारे शरीर में ऑक्सीजन को इधर उधर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि ऑक्सीजन हमारा शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, किसके माध्यम से? हेमोग्लोबिन के माध्यम से। हेमोग्लोबिन को कहा गया है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है ना। ये प्रोटीन की वैरायटी है, ओके। ये प्रोटीन की वैरायटी है, उनके एग्जाम्पल्स हैं और उनके मैं काम की बात कर रहा हूं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ढोता है, मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आप सरल भाषा में आप ऐसे समझे। एक और होता है मायोग्लोबिन, एक और होता है, इसको कहते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये मसल में ना ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ये ढोता नहीं है। ये जो मांसपेशी में क्या करता है? ये ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। कहाँ करता है? मांसपेशी में, मसल में। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंतर्गत आता है हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? मतलब ऑक्सीजन को मांसपेशी में स्टोर करना। चलिए ये तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में हो गया। चलिए अब हमारा जो दूसरा प्रोटीन है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। देखिए हमारा शरीर में मांसपेशी में संकुचन होता है, ठीक है ना।
शरीर में मांसपेशी में संकुचन होता है। संकुचन जरूरी है चलने में, लोकोमोशन, मूवमेंट, मतलब ये प्रोटीन का होना जरूरी है। इसके बगैर हमारा शरीर में ना मूवमेंट नहीं होगा, हमारा शरीर में लोकोमोशन की क्रिया रुक जाएगी। तो इसमें क्या आता है? एक्टिन। इसके उदाहरण कौन कौन है? एक्टिन और मायोसिन, ठीक है ना। ये मसल, इनको कहा गया ना मसल प्रोटीन, इनको कहा गया है मसल प्रोटीन, ठीक है ना। ये मसल प्रोटीन है और इनकी जरूरत होती है बॉडी के संकुचन में। ये क्या काम करते हैं? तो मांसपेशी में संकुचन लाते हैं। इनका फंक्शन है मांसपेशी में संकुचन लाने का काम करते हैं। चलिए, अभी हमने दो प्रोटीन के बारे में चर्चा किया, दो तरह के प्रोटीन के बारे में चर्चा किया। एक है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसके अंतर्गत आते हैं हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। फिर हमने बात किया कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, इसके अंतर्गत आते हैं एक्टिन, बहुत सरल नाम है, मायोसिन। इनका क्या काम है? ये मांसपेशी में संकुचन लाते हैं, इनको मसल प्रोटीन भी कहा गया है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं केराटिन। जस्ट अभी मैंने नाम भी लिया था केराटिन, जो कि फाइब्रस प्रोटीन था। तो केराटिन क्या करता है, ये आप ऐसे समझिए। केराटिन हमारे हेयर, बाल में, ठीक है ना, और नेल, नाखून में ये पाए जाते हैं। मतलब हमारे बाल का निर्माण और नाखून का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? केराटिन से। जो चौथा, ये मैं क्या बता रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं फंक्शन, मतलब कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं। तो कुछ प्रोटीन ऑक्सीजन ढोने का काम करते हैं, कुछ प्रोटीन मांसपेशी में संकुचन लाने का काम करते हैं, कुछ प्रोटीन हमारे बाल और हेयर का निर्माण करते हैं, और कुछ प्रोटीन क्या करते हैं? कोलाजेन, हमारे कार्टिलेज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब कार्टिलेज के बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। ये कार्टिलेज क्या होता है, कोलाजेन क्या होता है। कोलाजेन तो अभी प्रोटीन है, अभी तो आप समझ रहे हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ये प्रोटीन है कोलाजेन। हड्डी इसी के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कुछ हार्मोनल प्रोटीन भी ले लेते हैं। एक है हार्मोनल। हार्मोनल प्रोटीन के रूप में कौन से प्रोटीन है भाई? तो इसमें आ जाते इंसुलिन, ठीक है ना, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। तो ये सारे प्रोटीन के टाइप हैं, ट्रांसपोर्ट, कॉन्ट्रेक्टाइल, ठीक है ना, हार्मोनल। इसके बाद हम आते, एक होता है प्रोटेक्टिव, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये शरीर की रक्षा करती है इन्फेक्शन से। प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है एंटीबॉडी। इसके उदाहरण जो है वो है एंटीबॉडीज। ये क्या करते हैं? तो इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये मैंने बात किया संक्षेप में, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं। ये प्रोटीन के टाइप हैं, ठीक है। और एक प्रोटीन और है, मैं उसकी चर्चा अभी करना बाकी है, ठीक है, यहीं पर मैं कर देता हूं। चलिए, एक और प्रोटीन है, उसको कहा गया है स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है ना। ये स्टोर करने का काम करता है, स्टोरेज प्रोटीन। तो स्टोरेज प्रोटीन के एग्जांपल्स क्या है? केसिन, जो दूध में पाए जाते हैं, अभी चर्चा हुआ था। और एक है एल्बुमिन, जो कि अंडे में मिलता है। ये स्टोरेज प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। केसिन और एल्बुमिन जो होते हैं स्टोरेज प्रोटीन होते हैं। सवाल बन सकता है, एक्टिन या मायोसिन किस प्रकार के प्रोटीन है? स्टोरेज, कॉन्ट्रेक्टाइल, या हार्मोनल, या प्रोटेक्टिव, ठीक है। एंटीबॉडीज किस प्रकार के प्रोटीन है? स्टोरेज, कॉन्ट्रेक्टाइल, हार्मोनल, या प्रोटेक्टिव। तो कहने का मतलब है कि ये सारी जो बातें हैं एकदम एग्जामिनेशन के प्रत्येक लाइन को ये बनाएंगे। आप ऐसे समझिए, क्वेश्चन, हर एक तरह के क्वेश्चन जो होते हैं प्रोटीन से रिलेटेड जो होते हैं ना, वो इन पर आधारित होते हैं। मतलब ये हम संक्षेप में कहें तो ये सेक्शन एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये जबरदस्त सेक्शन है। ये कार्बोहाइड्रेट और फैट से भी ज्यादा इनसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि प्रोटीन के टाइप भी मान लीजिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो स्टोरेज प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, हार्मोनल प्रोटीन होता है। ये संक्षेप में मैं बात कर रहा हूं, मैं सारे प्रोटीन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं उन्हीं को दिखला रहा हूं, ठीक है।
देखिए अब प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए हमारा जो बॉडी ग्रोथ है, हमारा जो शरीर का वृद्धि है, आप ऐसा समझिए जो शरीर का वृद्धि है वो पूरी तरह से प्रोटीन पर आश्रित है। वो कार्बोहाइड्रेट पर आश्रित नहीं है, वो फैट पर आश्रित नहीं है। जो शरीर का जो वृद्धि है ना, इसको कहा गया है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट कहा गया है, ठीक है ना। इसको कहा गया है शरीर निर्माण पोषक तत्व, ठीक है। तो शरीर का वृद्धि जो है वो पूरी तरह से प्रोटीन पर आश्रित है। यदि शरीर में प्रोटीन ना हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, बड़ा चीज हो जाएगा, हमारा शरीर का वृद्धि रुक जाएगा, ठीक है ना। शरीर, केवल शरीर का ही नहीं, शरीर प्लस मस्तिष्क, अगर प्रोटीन ना हो तो शरीर और मस्तिष्क दोनों, मतलब फिजिकल एंड मेंटल दोनों ग्रोथ जो होंगे वो रुक जाएंगे। शरीर प्लस मस्तिष्क का विकास रुक जाएगा यदि प्रोटीन के अभाव हो जाएगा तो, ठीक है ना। विकास रुक जाएगा प्रोटीन के अभाव में। चलिए बच्चों में खासतौर पर जो इन्फेंट होते हैं, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, उनका नाम है, एक है मेरास्मस। प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं, एक होता है मेरास्मस, और एक जो होता है वो होता है क्वाशियोरकर, ठीक है ना। ये जो दो रोग होते हैं ये बच्चों में होते हैं, मेरास्मस होता है और क्वाशियोरकर होता है, ठीक है ना। देखिए मेरास्मस में क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं इस मेरास्मस पर। ये होते हैं ना 1 साल के कम उम्र के बच्चों में, जिनकी आयु जो होती है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ऐसा होता है। मेरास्मस में क्या होता है ना, इसको कहा गया पीईएम, मतलब कि उस बच्चे में प्रोटीन की कमी रहेगी, ठीक है ना। पीईएम एनर्जी की कमी रहेगी, इसको कहा गया है पीईएम, मतलब प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। देखिए मेरास्मस किस बच्चे को होता है, जो बच्चा मतलब कुछ खाता पीता ही नहीं है, बच्चा बहुत पुअर फैमिली से है, वो बच्चे को भूख मरी, मतलब बच्चा में ना तो प्रोटीन है ना तो बच्चा में कैलोरी है, मतलब टोटल प्रोटीन टोटल एनर्जी डिफिशियंट ये बीमारी है। मतलब अगर मेरास्मस अगर किसी बच्चे को हुआ है, ना तो उसको प्रोटीन मिला है ना तो उसको कार्बोहाइड्रेट फैट कुछ भी उसको नहीं मिला है, मतलब उसको खाना मिला ही नहीं है, पानी वगैरह पर वो जीवित है। तो इसमें होता क्या है, पर इसमें होता क्या है, इसके पहचान क्या है, लक्षण क्या है, सिम्टॉम्स क्या है, थोड़ा सिम्टॉम्स को देख लेते हैं, इसके क्या क्या सिम्टॉम्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो अब हाथ और पैर, जो लिम्स है ना, हाथ और पैर एकदम लकड़ी नुमा हो जाएंगे, एकदम पतले हो जाएंगे, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, सरल भाषा में समझिए। उसका जो ये पसली है ना, रिब्स है ना, एकदम दिखाई देने लगेगा, जो उसके रिब्स है ना स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके शरीर में कुछ है ही नहीं। चलिए अच्छा, अब उसको बार बार डायरिया होगा, वो डायरिया का शिकार हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके लक्षण में बात कर रहा हूं कि यदि किसी बच्चे को यदि मेरास्मस है तो उसके क्या क्या लक्षण है, हाथ पैर पतला हो जाएगा, रिब्स स्पष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसका बॉडी, उसका जो शरीर का भार है, कुछ खाता पीता ही नहीं है, शरीर का भार, ठीक है ना, और इसको कहे शरीर की वृद्धि, सॉरी शरीर की वृद्धि और मस्तिष्क का भार, ठीक है ना, मस्तिष्क का जो वेट है ना, मस्तिष्क का भार एकदम कम हो जाएगा, जो कि होना चाहिए एकदम कम हो जाएगा। मतलब अगर किसी बच्चे को मेरास्मस है तो क्या क्या होंगे, उसके क्या क्या लक्षण है, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, रिब्स एकदम दिखाई देने लगेंगे, पसली पसली हड्डी हड्डी दिखाई देने लगेगा, उसको डायरिया हो जाएगा, उसका शरीर का वृद्धि और मस्तिष्क का भार लोअर हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज नहीं होगा जो क्वास्क्योर में होगा, उसमें एक चीज नहीं होगा ना, इसमें क्या होता है ना, शरीर में ओडीमा, ओडीमा एब्सेंट रहेगा, मतलब कि शरीर में कहीं सूजन नाम का चीज नहीं रहेगा, सूजन या फुलाव जैसा कोई चीज नहीं रहेगा, ठीक है ना, फूलने जैसा कोई चीज नहीं रहेगा। ओडीमा जो होगा, मेरास्मस में ओडीमा नहीं होता है, आप ऐसे समझिए। मेरास्मस में यदि कोई बच्चा जो मेरास्मस का रोगी है उसको ओडीमा नहीं होगा। तो ये सिम्टॉम्स है मेरास्मस का। क्वास्क्योर का क्या सिम्टॉम्स है, थोड़ा इसके सिम्टॉम्स पर नजर डाला जाए। देखिए इसमें क्या होता है ना कि पैर पतला हो जाता है, पैर पतला हो जाता है एवं टेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना, कर्व हो जाता है। चलिए हमने पहले मेरास्मस के बारे में क्या देखा था, इसमें किसकी अभाव है, इसमें प्रोटीन एनर्जी और
प्रोटीन एनर्जी मल्टीन्यूट्रिशन है, मतलब कि ये प्रोटीन का अभाव है, इसको टोटल कैलोरी, इसको कुछ कैलोरी इसके बॉडी में नहीं है, और ये उसका मल्टीन्यूट्रिशन है, कुपोषण है। आप इसको सिंपल भाषा में आपका कुपोषण, मतलब मेरास्मस अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आता है तो आप इसको समझिए कुपोषण। किसी बच्चे को कुपोषण हो गया तो बच्चा कैसा दिखाई देगा। चलिए, क्वास्क्यूअर में क्या होता है, इसमें प्रोटीन की जबरदस्त कमी होती है। मतलब बच्चे को प्रोटीन के भोजन देने के जगह पर ना इसको चावल, माड़, ये है ना, ये सब माड़ भात दिया जाता है। आप ऐसा समझिए कार्बोहाइड्रेट वाला सामान खाता है, प्रोटीन वाला सामान नहीं खाएगा। क्वास्क्यूअर में क्या होगी, प्रोटीन की कमी होगी। प्रोटीन की कमी के कारण इसमें कैलोरी होंगे लेकिन प्रोटीन नहीं होगा। मतलब जो बच्चे हैं वो शुरू से ही, बचपन से ही ना कार्बोहाइड्रेट वाला सामान खाने लगे हैं, ठीक है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, तो ज्यादातर अनाज में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। दूध पीने के बजाय ये चावल और ये खाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट पर आश्रित रहते हैं प्रोटीन के बजाय। जबकि बच्चों के विकास में प्रोटीन की जबरदस्त भूमिका होती है। देखिए, हमारे शरीर को कितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, तो वेट पर निर्भर करता है। जितना वेट है बॉडी का, उसके हिसाब से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। बच्चे, चूंकि देखिए प्रोटीन को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है बॉडी बिल्डिंग। तो कहने का मतलब है कि बच्चे का जब विकास होता है ना, उस समय प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है वयस्क के मुकाबले। अब हमें प्रोटीन की जरूरत है लेकिन कम है, किसके मुकाबले, एक बच्चे के मुकाबले, क्योंकि उसका शरीर का भी बढ़ना बाकी है, ग्रोथ होना बाकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसी एज में ये बच्चे क्या करते हैं, प्रोटीन की सामान ना खा करके और ये चावल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का तो इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन की जगह पर, मतलब प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ये। और इनको क्या हो जाता है, क्वास्क्यूअर हो जाता है, इनका क्या होता है, पैर पतला हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। दूसरा चीज क्या होता है भाई इसमें, तो इसमें जो ये बाल का जो है ना, बाल का जो ये क्या कहते हैं उसको, लश्चर कहते हैं ना, बाल का लश्चर खत्म हो जाता है, बाल एकदम रुखा हो जाता है, बाल जो होता है रुखा हो जाता है, जो त्वचा होता है काला हो जाता है, त्वचा काला पड़ जाता है, ठीक है ना। इसके ये प्रमुख लक्षण है। शरीर में ना ओडीमा आ जाएगा, इसमें ओडीमा, देखिए मेरास्मस में ओडीमा नहीं होता है, मेरास्मस में ओडीमा एब्सेंट होता है, इसमें ओडीमा आ जाएगा, मतलब पेट फूल जाएगा। पेट कैसे होते हैं, जो बच्चे ज्यादा चावल वगैरह खाते हैं तो पेट निकल जाता है और हाथ पैर पतला होता है, ठीक है। तो बस यही पहचान है इसका। इसमें क्या होगा, पेट निकल जाना, बचपन में ही पेट का निकल जाना होता है। अच्छा, क्या होता है, आंख लगता है कि बाहर आ जाएगा, है ना, आई बल्जिंग होता है, पेट प्रोट्रूड होता है, पेट बाहर निकल आता है, और आई लगता है कि आंख बाहर निकल जाएगा, और आंख जो होता है ना वो बाहर की ओर दिखाई देता है, आंख का बाहर की ओर आना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। भूख मर जाता है, ठीक है ना। मेरास्मस में क्या होता है, भूख, मेरास्मस के जो बच्चे होते हैं बहुत भूखे होते हैं, वो वोरासियस एपेटाइट उनमें होता है। लेकिन जो क्वास्क्यूअर के बच्चे होते हैं ना, इसमें जो भूख होता है वो डाई आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये देखिए, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग हैं। मेरास्मस में क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी दोनों का कमी होता है, जबकि क्वास्क्यूअर में क्या होता है, केवल प्रोटीन की कमी होता है, ठीक है ना। इसमें एनर्जी होता है लेकिन प्रोटीन का अभाव होता है। तो ये प्रोटीन के बारे में बात हुई। चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं कि प्रोटीन के क्या स्रोत है, हमें प्रोटीन किन किन चीजों से मिलता है। देखिए, प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत हैं, इनके अगर स्रोत के बारे में बात करते हैं तो इनके जो मुख्य स्रोत हैं वो आपके सोयाबीन है। अगर हम भेज में बात करें, सोयाबीन है। दलहन जो है, दाल कैटेगरी के जितने भी सामान होते हैं जो दलहन कैटेगरी में आते हैं, सब में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, मशरूम है जिसको हम कवक भी कहते हैं, इसमें प्रोटीन के ये एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। इसके अलावा मीट, मांस, ठीक है, मछली छोड़ दिया जाए, इसमें दूध ले लेते हैं, दूध, ये प्रोटीन के एक अच्छे स्रोत हैं, ठीक है ना। अगर हम सूखे फल में आते हैं तो इसमें जो बादाम है वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। देखिए, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा, अगर इसमें कहा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। लगभग 45% जो होता है वो प्रोटीन में, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का जो 45% भाग होता है
वो प्रोटीन होता है। लेकिन क्वालिटी का जो प्रोटीन, यदि हमें गुणवत्ता का प्रोटीन चाहिए तो वो बादाम के में प्रोटीन की मात्रा इतनी नहीं होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी, जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो इससे बेहतर होती है। तो प्रोटीन के अन्य भी स्रोत हैं, ठीक है ना, जैसे बीन्स, लेंटिल्स, तो ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेनली इसमें सोयाबीन, दलहन, मशरूम, मीट, दूध, बादाम, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अब प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना होता है, देखिए किनको कितना प्रोटीन चाहिए, वो ये सब अभी मैं बात किया हूं, वो वेट पर निर्भर करता है, शरीर के वेट पर निर्भर करता है। बच्चों को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की जरूरत होती है, देखिए चाइल्ड में ज्यादा जरूरत होती है, इनसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। लेकिन एक सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? सबसे ज्यादा जरूरत होती है लैक्टेटिंग मदर्स की। लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि वो माँ जो बच्चों को स्तनपान कराती है, इनको सर्वाधिक प्रोटीन चाहिए। पर डे अगर हम बात करें तो 70 ग्राम पर डे के हिसाब से इनको प्रोटीन की जरूरत होती है। तो बच्चों प्रोटीन के बारे में इतना बात रहा, ठीक है ना। प्रोटीन का हमारा ये बात यहां पर समाप्त हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में और क्या क्या चीज मिसिंग है, क्या क्या चीज ऐसे हैं जो आपको लगता है कि होना चाहिए लेकिन वो चीज नहीं है? जहां तक इस प्रोटीन के सेक्शन का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि अभी मैं जैसे कि एक चीज मैं मिस कर रहा था, अभी मुझे रिकॉल हो गया कि अगर 1 ग्राम अगर प्रोटीन को अगर मैं कंबशन करूं तो इसमें कितना एनर्जी मिलता है। तो देखिए 1 ग्राम जो अगर हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लोग कंबशन करते थे तो कितना मिलता था? 4.2 किलो कैलोरी। कहीं कहीं ये वैरी करता है, लेकिन 4 है, प्लस में 2 कहीं मिलेगा, कहीं 3 मिलेगा, उतना नहीं देखना चाहिए। 4.2 राउंड फिगर है इसका, आप ऐसे समझिए। 1 ग्राम फैट को अगर हम कंबशन करते थे तो कितना हमें प्राप्त होता था एनर्जी? तो 9.3 किलो कैलोरी। देखिए 9 है, इसके बाद 2 है, 3 है, ये थोड़ा सा वैरी कर सकता है जैसे जैसे स्रोत है। हो सकता है कि किसी स्रोत में 3 हो सकता है कि किसी स्रोत में 4 हो। 9.3 ये मैं ऐसा नोट कर रहा हूं। और जो प्रोटीन का अगर कंबशन करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो जस्ट कार्बोहाइड्रेट इतना हमें मिलता है, 4.2 किलो कैलोरी। ये लास्ट बात है जो कि हमें बोलना था। तो आज की बात इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग बात लेकर आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इससे जुड़े रहें नियमित तौर पर, इस पर अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।